स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और खास पेशकश मुझे जवाब चाहिए। जी हां, जवाब चाहिए पश्चिम बंगाल से। जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है और जिस तरीके से अमित शाह और बीजेपी ने दस्तक दी है, एक तरफ बिहार में कल वोटिंग होनी है, बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन धमक बंगाल की भी है। जी हां, एक साल से कम का वक्त बचा है और बिहार के बाद बंगाल की पारी है। अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। आज उन्होंने मां काली दक्षिणेश्वर मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर एक बार फिर अटैक किया है। साल 2021 में बंगाल में चुनाव होने हैं, उससे पहले पश्चिम बंगाल SC/ST वोटर्स को साधने का काम शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, बांकुरा में उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद अमित शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कल अमित शाह ने मतुआ समाज के लोगों के साथ खाना खाया था, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या सभी पार्टियां पश्चिम बंगाल में दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की। बांकुरा में जोरदार स्वागत हुआ है। दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर है बंगाल में, वहां गए हैं, प्रतीक है बंगाल का, वहां उन्होंने दर्शन किए और मतुआ समाज के घर भोजन खाया। बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे नवीन विश्वास, उनके घर गए और वहां पर खाना खाया। यानी मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है। SC/ST और पिछड़े वोटों पर बीजेपी की निगाह है, और सिर्फ बीजेपी की नहीं, ये वही मतुआ समाज है जिन समाज के 25,000 लोगों को भूमि की गारंटी वाला कागज ममता बनर्जी ने भी दिया है। बंगाल में अमित शाह ने क्या कहा है, यह आपको सुनवाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। बंगाल में दलितों को साधने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं। अब हमारे सहयोगी राशिद हाशमी से समझिए कि पश्चिम बंगाल में दलित वोटर कितना निर्णायक साबित हो सकता है। ग्राफ है, समझिएगा यहां पर ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि इस दंगल में SC और ST वोट बैंक कहां पर खड़ा है। हमने एक पूरा आंकड़े का फ्रैक्शन आपके सामने तोड़ करके रखा है। शहर के, गांव के कुल प्रतिशत, SC कुल प्रतिशत में आते हैं पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 23.5% और ST आते हैं यानी अनुसूचित जनजाति वाले लगभग 6% के आसपास। और इन दोनों को ही अगर आप मिला देते हैं तो दलित दंगल बन जाता है 30% का। इनमें शहरी आबादी SC की 4.8% है और गांव में जो आबादी है ना SC की, और गांव को ही साधने की बार बार कोशिश की जाती है। कुल मिला जुला करके ये दलित दंगल कहते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि मतदाता कितना है और SC/ST जो परसेंटेज है बंगाल के अंदर, वो कितना प्रभावशाली है और कैसे जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकता है 2021 वाले बंगाल के चुनाव का। SC/ST को साधने बंगाल को नापेंगे। क्या शाह नीति से बंगाल फतेह करेगी बीजेपी? पहला सवाल। क्या तुष्टीकरण से जीतेंगे बंगाल? ये दूसरा बड़ा सवाल है। हमारे पास एक लंबा चौड़ा पैनल होगा समझने के लिए कि आखिर बंगाल की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। बिहार में कल अंतिम फेज की वोटिंग है, 10 तारीख को नतीजे आते हैं। उन नतीजों से पहले ही बीजेपी ने टॉप गियर में बंगाल को क्यों ले रखा है और बंगाल इतना, आप कह सकते हैं, एम्बिशियस क्यों है बीजेपी के लिए कि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी होंगे, प्रवक्ता बीजेपी से। सनी धीमान जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। सुनीत चोपड़ा होंगे, राजनीतिक विश्लेषक लेफ्ट की तरफ से। BL वोरा साहब होंगे जो पूर्व बीजेपी है। रंजन भट्टाचार्य होंगे, पश्चिम बंगाल को बहुत करीब से जानते हैं। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। तो शुरुआत रंजन भट्टाचार्य जी, आप ही से शुरू करता हूं। सर, ये बताइए कि ये जो धमक की बात है, और आज अमित शाह 2 दिन के लिए गए हैं, और 2 अलग अलग चीजें, एक मतुआ समाज, एक बैकवर्ड वोट, और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सेंटेंस जो उन्होंने कहा बंगाल में अपने 2 दिन के कैंपेन में, वो कहा कि ममता बनर्जी
तुष्टीकरण कर रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, यानी सीधा अटैक ममता और उनके वोटर्स के ऊपर। और राज्य नेतृत्व दोनों चाहते हैं कि बंगाल को धर्म के नाम में और माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी कम्युनिटी की हिसाब से इस चुनाव के सामने खड़ा किया जाए। और बंगाल ऐसा एक राज्य है जहां उस हिसाब से, धर्म के हिसाब से कभी भी चुनाव नहीं हुआ है और ना आगे होगा। बंगाल की जनता काफी इन चीजों में सेंसिटिव है और चाहे आप नई कोशिश कीजिए, मुश्किल इस बात की है कि बीजेपी की नेतृत्व, चाहे वो मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, इन सारे लीडरशिप की एक सर्वोपरि समस्या है और वो है ये कि वो चाहते हैं कि हिंदू वोटर जो बीजेपी की है उनको इकट्ठा किया जाए, उनको बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, भाषा में, कामों में, नीति में प्रोजेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी वो खाली हिंदू और मेजॉरिटी। बिल्कुल आपने एक पॉइंट उठाया है रंजन जी। सीधे चलते हैं गुरु प्रकाश जी के पास। गुरु जी, रंजन जी बंगाल को बहुत करीब से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और टॉप ब्रास जो है वो हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे लिए मात्र नारा नहीं है, एक प्रतिबद्धता है। और आपको ये समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो हाशिए का समाज रहा है, वंचित समाज रहा है, उनको अभी तक पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो ममता दीदी की पार्टी हो। तो अगर एक हाशिए का समाज, वंचित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसमें गुरु प्रकाश जी देखिए, जो रंजन जी ने कहा, मैं उसी चीज को समझना चाहता हूं। और उसके बाद अमित शाह वाली बात भी उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो ममता करती है। इसका सीधा सीधा अंतर यही हुआ कि हाँ, मुस्लिम्स की राजनीति जो है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो ममता बनर्जी करती हैं। आपका सीधा आरोप यही है। और रंजन भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी जो है वो हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रही है, जैसे एक हिंदू चंक जो है वोटर्स का वो बीजेपी को मिलता है, जो कि लोकसभा इलेक्शंस में मिला था। तो क्या प्लानिंग यही है? मंदिर भी आप गए और मतवा समाज को भी एक तरफ आप साध रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, हिंदू, मतवा समाज, बैकवर्ड समाज, जो कि कोर वोट बैंक बनेगा बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का। ये कॉम्बिनेशन और ये समाज और धर्म के नाम पे भेदभाव करना हम लोगों का काम नहीं है। ये राजनीति विपक्ष के लोग करते आए हैं, वो चाहे ममता दीदी हो या कांग्रेस पार्टी हो। बेटी बेटी में भेद करते हैं, राजस्थान की बेटी के साथ कुछ होता है तो नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ कुछ होता है तो राजनीति करते हैं। हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए जो हमारी संकल्पना है वो अंत्योदय है। पंक्ति में अंतिम में जो भी व्यक्ति खड़ा है वो हमारे कल्पना के केंद्र में है और हम उसी के दिशा में सोचते हुए उसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अंतिम व्यक्ति के लिए आप काम करते हैं। चलिए सनी धीमान जी, इसी चीज को आगे बढ़ाइए। बीजेपी कह रही है कि हम ये कास्ट इक्वेशन ये सब कुछ नहीं देखते, हम अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है उसके लिए काम करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हिंदुओं की राजनीति नहीं करते। तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी और विपक्ष करता है। इन्होंने कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो मैं इस जगह से कहना चाहता हूं, जो पंजाब के जो खाना हम सबको देते हैं, जहां से लोग जाते हैं बॉर्डर पर इस देश को बचाने के लिए, आज पूरे पंजाब को इन्होंने सड़क पर लाके खड़ा किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले इन्होंने उस राज्य को सड़क पर ला दिया है अदानी अंबानी के लिए, अब ये बंगाल को जलाने जा रहे हैं। देखिए, ये बंगाल को जो जलाने की इनकी प्लानिंग है, इसके बारे में आपको बहुत छोटा सा कटाक्ष देना चाहता हूं। कल अमित शाह जी वहां गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेश बना देंगी बंगाल को, बांग्लादेश बना देगी बंगाल को। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1971 में पैदा हुआ बांग्लादेश पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय से ऊपर जा चुका है। आज भारत में गरीबों और भूखमरी से पैदा जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। भूखमरी में भारत का नंबर बांग्लादेश से आगे है।
सोचिए कि हम उस हालत में जा चुके हैं। सनी हम जी, ये कहना चाहते हैं कि तू इधर-उधर की ना बात कर, ये बता कि आप कारवा एक वैलिड कैसे पॉइंट जुड़ा? बता रहे हैं, आप कारवा बांग्लादेश की भी कैसे बात कर जुड़ा, रहे इसकी हैं, बात क्यों नहीं आप करते? पंजाब की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो डिस्कशन है बहुत हम बंगाल सेंट्रिक रखना चाहते हैं। बीजेपी मेहनत कर रही है, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। बिल्कुल बंगाल सेंट्रिक कर रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट तो कहीं दिखी नहीं रही चुनाव में। बीजेपी मेहनत सीधा कर रही सीधा है। चुनाव जो है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी, आप अभी किसी को चुनाव फोन करके नहीं है। बंगाल में पूछ लीजिए, कांग्रेस और लेफ्ट तो कहीं दिखी नहीं रही है वहां चुनाव में। 2 दिनों में जी, सुनिए, जिस तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से कुछ गोदी मीडिया को जिस तरीके से भी एक को उठाया गया है, जनता का रुख बनाया गया कि देश में विकास हो रहा है, लेकिन दिवाली आने वाली है पर बाजार में दिवाला निकला हुआ है। जिस तरीके से लोगों के पास में पैसा नहीं है पर अमित शाह की रैलियों में, मोदी जी की रैलियों में बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े एसी लगाए जा रहे हैं। एक गरीब मुल्क में देश का प्रधानमंत्री बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम कर रहा है। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का दोस्त ट्रंप अमेरिका में हारेगा, आने वाले वक्त में मैं चोपड़ा लिख कर जी, देता हूं, आपको यहां भी से जोड़ना बीजेपी की जो चाहूंगा। सत्ता है, सुनीत जो जी, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सत्ता है, ये जाने तुष्टीकरण वाली की राजनीति का आरोप अमित शाह जी ने आज लगाया है, वो पूरे विपक्ष को मानिए कि भाई बंगाल में जो भी राजनीति हुई, जितने समय लेफ्ट ने भी राजनीति करी, वो तुष्टीकरण की राजनीति करी, अपीजमेंट की राजनीति करी। अब ममता बनर्जी ने वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति करी। तो बड़ा आरोप अमित शाह ने लगाया है आज विपक्ष के ऊपर और खासतौर से ममता के ऊपर कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है बंगाल में। मेरा तो ये कहना है, मैं बंगाल तक ही सीमित रहूंगा। मेरा तो ये कहना है कि जो इन्होंने किया है, ये मटुआ लोगों के बीच में जाके रोटी खाने का ये वो, तो ममता बनर्जी ने तो पहले ही 25,000 लोगों को सर्टिफिकेट्स दे दिए थे। तो ये तो हार चुके हैं। उसके साथ साथ जब ये एक आदिवासी मूर्ति पे जाके पहुंचे तो गलत मूर्ति पे पहुंच गए और वहां के लोगों ने गंगा जल से मूर्ति धोई जब ये वापस निकले, क्योंकि बिरसा मुंडा को ये भूल गए थे। कम से कम आपने तुष्टीकरण भी करना है तो ठीक से तो कीजिए। पता गुरु तो प्रकाश जी कीजिए जवाब किसकी दीजिए। मूर्ति पे सुनीत पहुंचे चोपड़ा जी हो, बड़ा आरोप किसकी लगा रहे हैं, को गलत मिस मूर्ति कर पर रहे पहुंच गए आप, बिरसा मुंडा की मूर्ति पे गए, उसके बाद गंगा जल से उसको साफ करना पड़ा। ये सुनीत चोपड़ा जी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये न्यूज में आ चुका है। नहीं, न्यूज में आ चुका है, लेकिन न्यूज आप में कह आ रहे हैं कि चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि वहां जो विपक्ष है, ममता बनर्जी, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो बीजेपी राजनीति कर तो हो ही रही रही है, लेकिन तुष्टीकरण क्योंकि के साथ हो रही है। वो बंगाल में कोई पैर डाल नहीं सकती। नहीं, देखिए टंडन जी, मैंने सुनीत चोपड़ा जी की बातों को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना और बड़े ही वरिष्ठ हैं, इनकी बातों को हम लोग बड़ी सीरियसली लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे, आपने कहा कि हमारा पैर नहीं है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा उठा के देख सकते हैं, लगभग 150 से अधिक विधानसभा में हम लोगों ने लीड किया था। दूसरी बात इन्होंने कही कि बिरसा मुंडा जी के विषय में उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी की मूर्ति में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है। बिरसा मुंडा जी के इतिहास को समझना चाहिए। हम बिहार से आते हैं, हमारे बगल में झारखंड है जो कि संयुक्त बिहार का एक पार्ट था 2000 से पहले। तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए करना जिसमें एक आदिवासी अस्मिता है, जनजातीय अस्मिता है, जिसने किसी चीज की चिंता किए बगैर अंग्रेजों के सामने आ गया था, तो इसको समझना चाहिए हम लोगों को कि इस प्रकार का भाषा का उपयोग ना करें। और जहां तक बंगाल में तुष्टीकरण की बात है, सुनीत चोपड़ा जी जिस दल का समर्थन करते रहे हैं, जिस विचारधारा का समर्थन कर, आपने पता भी नहीं किया कि बिरसा मुंडा की मूर्ति मुख्य मानी जाती है वहां। पॉलिटिक्स ऑफ इस्लाम हो, इस चीज को इन्होंने, माइनॉरिटी अपीसमेंट को इन्होंने एक प्रकार से और आप संस्थागत करने का काम किया। मेरा ये किसी मानना है। अनजान की मूर्ति पे पहुंच गए। गुरु प्रकाश जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मतुआ समाज तुष्टीकरण भी हो तो ठीक एक तरह मिनट होना सुनीत चाहिए। सुनीत आ रहा हूं चोपड़ा साहब, एक मिनट आ रहा हूं। गुरु प्रकाश जी, सवाल ये भी उठ रहा है जब मतुआ समाज के लोगों को ममता बनर्जी ने कागज दे दिए, उनको जमीन का अधिकार दे दिया, उसके बाद अमित शाह जी गए घर, उन्होंने खाना खाया, तो क्या जो सारा फोकस है बीजेपी का वो उसी वोट बैंक पर है? मतुआ समाज का जो सन 50 में यहां पर आया था, उनको ममता बनर्जी ने आज कागज दे दिए, भूमि का अधिकार दे दिया है, तो चोपड़ा साहब भी यही बात कर रहे थे कि भाई वो वोट तो ऑलरेडी जा चुका है, बीजेपी फिर उसके पीछे क्यों पड़ रही है?
नहीं, देखिए ऐसा है टंडन जी, बार बार आप ये आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं, बट ऐसा है क्योंकि नहीं। ये हार हम रहे लोग हैं बिहार जाति में, के नाम पे, धर्म के नाम पे ये हार रहे हैं बिहार में, नहीं। इसी और करके जैसे हो रहा मैंने है। आपको पहले कहा कि जो बंगाल का वंचित समाज है, बंगाल का हाशिए का समाज है, उसको ना तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने न्याय दिलाया, ना तो ममता दीदी ने न्याय दिलाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से राष्ट्रीय टेलीविजन पे कि ऐसे कितने दलित और ना वंचित समाज आपने के लोग हैं जो टीएमसी में किसी निर्णायक स्थान पे हैं? शून्य। ऐसे कितने दलित और वंचित समाज के लोग हैं जिसको टीएमसी ने राज्यसभा भेजा है, जिसको विधानसभा में निर्णायक स्थान दिया है, पार्टी में निर्णायक स्थान दिया है? तो जब तक आप असल मायने में किसी का सशक्तिकरण नहीं करेंगे, जब तक आप असल मायने में एक हाशिए के समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, हम लोगों ने ऐसा किया है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम समाज आपने कुछ नहीं किया। हमने तो कम्युनिस्ट एमपीज भेजे हैं, हमने लोकसभा में चोपड़ा जी, दलित एमपीज भेजे हैं, नॉन चोपड़ा जी, दलित गुरु जी सीट कह से रहे हैं भी। आपने कोई काम नहीं किया। लेफ्ट की जब आप तक सरकार facts थी तब तक बोलिए, आपने झूठ मत बैकवर्ड्स के बोलिए। लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मथिया समाज के कौन लिए कोई कहते काम हैं? नहीं किया। ममता लेफ्ट बनर्जी ने कोई काम नहीं किया। आप लेफ्ट ने बीजेपी आई है, ज्यादा बीजेपी दलित काम कर रही है, तो आप भेजे उसको हैं। काम भी नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप झूठ मत बोलो। आप झूठ बोलोगे तो मैं मुंह पे बोलूंगा आप झूठ बोल रहे हो। लोकसभा की आप लिस्ट देख लो। गुरुजी, आप झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है सुनील चोपड़ा जी का। ओपन सीट्स में से दलितों को जिता के भेजा है। अच्छा, ये बताइए चोपड़ा जी, लोकसभा की लिस्ट देख लो। बंगाल का इतिहास पढ़ा होगा, 1989 में मरीचपी में क्या हुआ था? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी सिंपैथाइजर हैं। चुन चुन के मरीचपी आइलैंड पे वहां दलित परिवार का वो सब झूठ निकला है। आप पुराने झूठ मत उठाओ। नहीं, अपने गड़े मुर्दों को अपने ही सिर पे रखो। बनाते हैं, ये करना उचित नहीं है। आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी का, उस कांग्रेस पार्टी ने क्या किया दलित के लिए, वंचित के लिए? उस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया। उसी कांग्रेस पार्टी ने मेरा ये कहना, आज की बात करो, ममता के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? बिहार में मार खा के, बोरा जी, बिहार में मार खा के पीछे भाग रहे हो। बोरा साहब, अमित शाह के 2 दिन का दौरा है, दौरे में उन्होंने साफ कहा है फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो ममता बनर्जी लागू नहीं करती हैं, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उसको लागू नहीं करती हैं। कन्फ्रंटेशन गवर्नर और ममता के बीच में लगातार जारी रहता है, और अब तुष्टीकरण का आरोप कहां जा रहा है? बंगाल ताओं की बात सुननी है और सब अपने अपने एंगल से अपनी बात तरीके से सही कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब तुष्टीकरण की राजनीति करती, चाहे वो लेफ्ट हो, उन्होंने बहुत किया, फिर अल्टीमेटली खैर नुकसान हुआ उनका। अब टीएमसी कर रही है, बीजेपी कर रही है, सारे कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इन सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति जब करें तो कम से कम देश हित का ख्याल करें। पहली बात तो ये, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल लगता है बॉर्डर बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, और उसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस का नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। तीस्ता का चाहे विवाद हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन का वहां से इशू हो, दूसरा वहां से लोग आ रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, और इससे देश की सुरक्षा को खतरा है और देश के हितों को खतरा है। दूसरा, जो आम नागरिक है उसके हितों को खतरा नहीं होना चाहिए। कोई निगलेक्टेड समाज है, चाहे वो मथुआ है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कोई भी पार्टी करे ढंग से करे, लेकिन उसको एक वायलेंस का मोड़ देना, वायलेंस नहीं होना चाहिए। करना। बिल्कुल ठीक बात आप करें। सनी दीवान जी को भी जोड़ूंगा। लगातार तुष्टीकरण की जो अब बात हो रही है वो बीजेपी कह रही है कि भाई विपक्ष का काम है तुष्टीकरण की राजनीति करना, अपीजमेंट की राजनीति करना, वोट बैंक साधना। कब तक चलेगी तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, ये कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट और अन्य पार्टियां जिनको हम सेकुलर कहते हैं, पहले तो समझ लीजिए ये हिंदुस्तान की राजनीति है, और हिंदुस्तान की राजनीति का मतलब है कोई किसी भी धर्म को भेदभाव न किया जाए, और अगर कोई अल्पसंख्यक है, अगर कोई कमजोर है, अगर कोई दलित है, उसको स्पेशल तवज्जो दी जाए। ये हिंदुस्तान की राजनीति है। और मुझे जो बीजेपी की राजनीति है, ये हिटलर की राजनीति है, ये तोतों की राजनीति है कि जो तोते जो दिखाए जाते हैं ना, कि मोदी जी देश के युवाओं को भूलकर बात क्या करते हैं कि तोतों का शो करते हैं। सीबीआई को, भारत के सारे संस्थाओं को तोता बनाकर रखा हुआ है। अब इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। बंगाल को जिस तरीके से बंगाल के गवर्नर को तोता बनाकर रखा हुआ है, बंगाल के गवर्नर को तोता बनाकर रखा हुआ है, वहां के
ये तोतों की राजनीति, मोर की राजनीति हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि बताइए कि आप ये बताइए कि पिछले 6 साल में आपने बंगाल में कितने लाखों या हजारों लोगों को रोजगार आपने दिया हो। भारत में मेक इन इंडिया की बात आप कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, भाई मेक इन इंडिया क्या हुआ? बताइए कितने लोग को रोजगार मिला है? तोते वाली राजनीति आपने बताई। आप जीएसटी की रंजन भट्टाचार्य जी, जितने लोग बेरोजगार हुए हैं। रंजन जी आपने तमाम पैनल की बात सुनी है। आरएसएस का तोता नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये सीबीआई नहीं है। गुरु प्रकाश जी वापस आपके पास आऊंगा, मीडिया नहीं है, बीच में कनेक्शन टूटा था। गुरु प्रकाश जी, राजनीति है। गुरु प्रकाश जी, ये जो तोता अभी दिखाया है धीमान जी ने कहा, ये तोते वाला शो दिखा रहे हैं मोदी जी, सारी राजनीति अपीजमेंट की आपने करी, सारी गलत चीजें आपने करी और आरोप आप विपक्ष पर लगा देते हैं। वो एक तोता लेके भी आए थे, अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो मैं कहूंगा एक बार धीमान जी से एक बार फिर से आपको तोता दिखा सकते हैं, वो जो आज एक तोता लेकर आए शो पर। सकते हैं, यही है, ये हमारी सीबीआई है, ये हमारे गवर्नर है, यही है, ये दिल्ली पुलिस है जो दंगों में शामिल होने वाले लोगों को, बीजेपी के लोगों को बचाती है। ये वही तोता है, इसके बारे में जरा जिक्र करें जरा जरूर। गुरुजी बताइए, जवाब दीजिए, होगा क्या? गुरुजी जवाब दीजिए। ये तोते की बात कर रहे हैं, गवर्नर की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस तक भी आ गए। अब जवाब आप ही को देना है कि ये तोता कहां तक उड़ेगा। बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड का समय दिया जाए। बिल्कुल। जिस प्रकार हमारे मित्र सनी जी वहां तोता लेकर के आए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे ये विमर्श का कोई तरीका नहीं होता है। पहली बात, तमाम संवैधानिक संस्थान है, जब आप मोदी जी तोता लेकर आए तो चलेगा। जिस वक्त में देश में महामारी फैली हुई है, हमारे प्रधानमंत्री को मोर के साथ खेलना है, हमारे प्रधानमंत्री को मोर के साथ खेलना है, तोते के साथ खेलना है, और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा नहीं। सनी जनाब, सनी धीमन जी देखिए, जब आप सनी धीमन जी जब आप बोल रहे थे, किसी ने भी आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, किसी ने आर्गुमेंट आपका रोका नहीं। गुरु पर जी जवाब दे रहे हैं, कम से कम उनका जवाब तो सुन लीजिए। आपने एक तोता उड़ाया है, कम से कम तोता कहाँ उड़ा है एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। गुरु जी आप बोलिए अपनी बात। हमने नहीं उड़ाया है, तोता तो आरएसएस ने उड़ाया है 1948 से। आज तो तोता आप ही लेके आए ना सनी जी। गुरुजी बोलिए। अगर आप मुझे ये तो सिंबॉलिक राजनीति है, आपको बता रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है, हम आपको आप बिल्कुल। चलिए गुरुजी आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, देखिए ऐसा है टंडन जी, हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारे पीछे करोड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं, तो हम लोग जैसा व्यवहार करेंगे राष्ट्रीय टेलीविजन पे, वो व्यवहार एक रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए हम लोग धैर्यपूर्वक और धीरजपूर्वक तरीके से सबकी बातों को सुनने का काम करते हैं, इसलिए मैंने बीच में नहीं बोला। सनी जी युवा नेता हैं, जेएनयू का टी शर्ट पहना है, जेएनयू में शायद खड़े हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। अब आप यार आप बोल लीजिए, आप सनी जी पहले तो। सनी एक मिनट रुक जाइए, पूरी करिए गुरुजी, आप अपनी बात पूरी करिए। आप हैकल कर रहे हैं बीच में। देखिए आपको ये समझना चाहिए भाई, ये राष्ट्रीय टेलीविजन पे विमर्श हो रहा है और इस सीरियस मुद्दे पे बात हो रही है। आप तोता ला रहे हैं, खरगोश लेकर के आ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए अब आप राष्ट्रीय टीवी पर जनता जानना चाहती है कि आपका रोटी रोजगार पर क्या जवाब है। बोल लीजिए, आप भटका रहे हैं, मैं चुप बैठा हूँ, आप बोलिए। तो आप तय करेंगे क्या? आप तय करके 2019 में देश की जनता ने 2019 में देश की जनता ने हमें चुन करके भेजा है, और आप देखेंगे 2020 में भी कल बिहार का चुनाव का नतीजा आने वाला है, एनडीए तो तिहाई बहुमत से वापस आने वाला है। चलिए हमको भी इंतजार रहेगा, सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज को पे 10 तारीख को सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। वापस रंजन भट्टाचार्य जी को जोड़ूंगा, जो कि पश्चिम बंगाल के बड़े जानकार है, बहुत करीब से उन्होंने राजनीति देखी इतने सालों में। रंजन जी, पॉलिटिक्स तेज हो रही है, बिहार में भी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, कल आखिरी फेज का चुनाव है, 10 तारीख को आएगा। तो क्या बिहार चुनाव का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट्स का भी इंप्लीकेशन आने वाले समय में असम और बंगाल के चुनाव पे होगा? पहली बात। दूसरी बात, जो लोकसभा में रिजल्ट्स थे बीजेपी के लिए, वो एक आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिजल्ट्स थे, क्या उसको कंपेयर करना चाहिए कि हाँ वही रिजल्ट्स मेंटेन रहेंगे आने वाली विधानसभा में, या फिर वो दोनों अलग बातें हो जाती हैं? जब देश की बात, लोकसभा में सांसद चुनने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी को वोट मिला, लेकिन जब बीजेपी की बात आती है और स्टेट की बात आती है तो स्टेट लीडर, जैसे हम देख रहे हैं तेजस्वी अच्छा कर रहे हैं बिहार में, तो वहां ममता एक ऑप्शन बन चुकी है और ममता के आगे दूसरा कोई फेस, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, उसके पास नहीं है। आपका जवाब? यह है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में होते हैं पावर में, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल वेज में उन्होंने ओथ लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से शुरू करके हर मिनिस्टर, जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं निष्पक्ष रहूंगा।
किसी की पक्ष लेके काम नहीं करूंगा। हर एक के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए काम करेंगे और उसका साथ साथ उसमें जात पात का कोई जगह नहीं होता। पहली दफा हिंदुस्तान की इतिहास में हम देखा है कि जब बीजेपी आए हैं तो हिंदुत्व का स्लोगन वहां पे हुआ है। उनकी ये दिखावा नहीं है, उनकी दिल की बात है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसमें से वो पीछे हटना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये है, आप जब धर्म को आगे रख के पॉलिटिक्स करेंगे, आज हो काल हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, कोई भी राज्य हो, कोई आपको अपनाएगा नहीं, अपना नहीं सकते हैं, ये नामुमकिन है। और इसीलिए जो पावर में आते हैं चाहे वो कुछ भी बोले। रंजन जी, मैं बहुत सिंपल चीज समझना चाह रहा था आपसे, इस डिबेट को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। क्या बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी अब इतना बड़े फैक्टर्स हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को डर है कि उनकी सत्ता जा सकती है? पहली बात। दूसरी बात, जो लोकसभा में हुआ अगर वो रिपीट होता है तो विधानसभा में ममता बनर्जी साफ हो जाएंगी। ये दो चीजें हैं, इस पर आपका छोटा सा कमेंट 30 सेकंड में। बिल्कुल नहीं होगा। जो लास्ट पार्लियामेंट चुनाव की रिजल्ट निकला था और 18 सीट बीजेपी को मिला था, उसकी रिपीट हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो जाए, बंगाल में कभी नहीं होगा। नहीं होगी। चलिए बात क्या ममता बनर्जी की जो अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स है, जिस पर अमित शाह ने करारा प्रहार किया है पिछले 2 दिनों में, वो एक सीधा मैसेज है कोर हिंदू वोटर्स को बंगाल के अंदर कि सब बीजेपी के पास आ जाइए? कर रहा था या और सभी को बताना चाहता हूं कि धर्म का राजनीति को आगे लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे कहीं पे भी बढ़े, बंगाल में नहीं आगे बढ़ पाएगा। दूसरी बात यह है, हिंदुस्तान की एक एक राज्य में आप आगे आने वाला चुनाव में देखिएगा। आपको मैं पहले पिछले चुनाव का भी आपको याद दिला सकता हूँ। यही दिल्ली में, इस दिल्ली शहर में जब इस राज्य का चुनाव हुआ था, सारे बीजेपी की मंत्री मंडली की सारे सदस्य, ये जो फिनोमिना है, आपने दिल्ली का एक उदाहरण दिया कि ये काम वहां बंगाल में नहीं कर रहा है। सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊं, उसके बाद पहले एक छोटा सा कमेंट लेता हूं बीएल वोरा जी से। वोरा साहब, जो पॉलिटिक्स चल रही है, आज तो कल तो वोटिंग है बिहार में, उसके बाद 10 तारीख को रिजल्ट है, लेकिन आप देखिए बंगाल भी बिल्कुल बॉलिंग पॉइंट पे है। तो जो ये आरोप लगते हैं तुष्टीकरण के, बीजेपी कहती है कि हम जो टीएमसी है, लेफ्ट है, वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, टीएमसी बार बार कहती है कि बीजेपी पोलराइज कर रही है। तो आखिर ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है, पोलराइजेशन है, उससे बॉर्डरिंग स्टेट, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है, आपने पहले कहा था, वहां पर कितना बॉलिंग पॉइंट होता है पश्चिम बंगाल के अंदर? बांग्लादेश से बिल्कुल सटी हुई सीमा है पश्चिम बंगाल की। राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये भी मैंने कहा कि ये बॉर्डर स्टेट है, इसलिए यहाँ बड़े ध्यान से सब राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा और एक आम जो नागरिक है उसकी सुरक्षा का नुकसान ना हो। अब रहा 2 पॉइंट्स मैं और कहना चाहूँगा। एक तो तोते की बात इन्होंने की, तो जिन सज्जन ने की उनको ये याद होगा कि टीएमसी और लेफ्ट भी पावर भी थे, तो तब ये तोता जो है उन्हीं के पास था। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाना, और एक रहा ये गवर्नर का इनका जो चल रहा है, उनसे जो खटपट चलती है, मैं समझता हूँ कि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनकी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनको इस तरह रिस्पेक्ट न करना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब रहा ये ओथ लेने का सवाल, रंजन जी ने कहा, अच्छी बात कही, लेकिन ये जो ओथ जो है स्टेट के मिनिस्टर्स भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि धर्मनिरपेक्षता का ओथ जो है वो सेंटर के मिनिस्टर ही लेते हैं। तो ये सब पे लागू होता है, इस हमाम में सब एक जैसे हैं। यही बात वोरा जी, यही बात आपकी लेकर चलता हूं सुनीत चोपड़ा जी के पास। चोपड़ा जी, जो गवर्नर है वो संवैधानिक पद है, पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, सत्ताएं होती हैं, इन सबसे ऊपर होते हैं इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कम से कम उनको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? चोपड़ा जी, आप समझ लो, रिस्पेक्ट ऐसी चीज होती है जो कमाई जाती है। रिस्पेक्ट अपने आप ले नहीं सकते सिर्फ एक ओथ लेके।
अभी मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है देवास से। देवास में मुसलमानों की दुकानों पे जाके भगवाधारी लोगों ने, जो पुलिस नहीं है, जो सरकारी नहीं है, जिसने ओथ नहीं ली है, उन्होंने कहा है देवी देवताओं वाली मूर्तियां जो होती हैं वो हमारे पटाखों और इन चीजों पे जो होती हैं मुसलमान की दुकान से बिक नहीं सकती, नहीं तो हम दिखा देंगे क्या देश होगा। में कहीं कोई एक घटना आप हुई देख हो, लो। 2 लोग चले गए हो, उसका ये जिक्र यहाँ नहीं होगा। भी है, बिल्कुल ये सीधे बताइए, सच्ची- गवर्नर ये की सच्ची रिस्पेक्ट भी है, करने में, इसको गवर्नर को establish इज्जत किया देने गया में है। विपक्ष का मुसलमानों दिक्कत की क्या है? आप गवर्नर त्योहारों को कॉन्स्टिट्यूशनल भी- पोस्ट होता है, उसको आप त्योहारों लोग को इज्जत भी क्यों नहीं दे रहे? पटाखों का भी क्या रंग कहूं मैं? हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। चोपड़ा जी, बात बंगाल की चल रही थी, पटाखों गवर्नर को को भी आप आप हिंदू मुसलमान मुसलमान को ले करना गए। बता चाहते रहा हूं हैं। कहाँ? यही है भारतीय जनता पार्टी की अगर ये राजनीति। चलिए आप सबको एक बहुत ही मिनट के लिए शर्मनाक रोकूंगा, है। वक्त हो चला है सुर्खियों का। एक बार हेडलाइंस पर नजर मार लेते हैं, वापस आएंगे पैनल पे और जानेंगे कि क्या गवर्नर की इज्जत नहीं होनी चाहिए, क्या विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और कितना सफल होंगे अमित शाह अपने मिशन बंगाल में। लेकिन फिर बंगाल में क्या हो रहा है? चोपड़ा जी, आपसे बात कर रहा था क्योंकि हेडलाइंस आ गई थी, इसलिए आपको रोकना पड़ा था, माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं समझना ये चाह रहा था कि विपक्ष जो है वो बंगाल में और कई ऐसे और राज्य हैं, वहां गवर्नर की जो गरिमा है उसका ध्यान क्यों नहीं रखता है? गवर्नर की गरिमा गवर्नर अपने आप बनाता है। मेरे अंकल पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, एसएस धवन, और मैं आपको बता सकता हूं, जब उनके पास एक पार्टी के नेता आए और उन्होंने कहा कि आप जज हैं लेकिन आप ये ब्लैंक वारंट साइन कर दीजिए, तो वो रिजाइन करके आ गए थे। गवर्नर की गरिमा तब होती है कि वो या तो अपनी बात पूरी होने देगा, नहीं तो वो छोड़ के आ जाएगा। एसएस धवन इसी करके छोड़ के आए, क्योंकि उस वक्त उनको कहा गया था कि झूठे वारंट साइन करके दे दिए जाएं, और वो गवर्नर होते हुए उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, आज जो मैं गद्दी गवर्नर छोड़ है, सकता हूं। आज जो गवर्नर है, क्या वो झूठे वारंट साइन कर रहे हैं? आप ये कि आरोप लगा रहे हैं? गवर्नर अपने आप करेगा। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि झूठे वारंट गवर्नर आज साइन कर रहे हैं मैं पश्चिम ये बंगाल नहीं में कह बैठ रहा, के। वो तो अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहा है। वो तो कुर्सी से ऐसा चिपका हुआ है कि जैम जैसे कुर्सी पे गिर जाए तो नहीं, उसको लेकिन धोना किसी पड़ता है। गवर्नर के खिलाफ, चोपड़ा साहब एक बात बताइए, आपने तो बताया एक कि आपके तहजीब चाचा होनी गवर्नर चाहिए थे। गवर्नर को। किसी गवर्नर के खिलाफ क्या इस तरीके के शब्द का प्रयोग होना चाहिए? गवर्नर अपने ऊपर जो शब्द प्रयोग कराता है अपने ऊपर कराता है। जिस आदमी का एक औकात होती है उस आदमी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के आगे बिल्कुल बढ़ना self-respect पड़ता रख के है। गवर्नर अपने दायरे में काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। गवर्नर पर मैं एक गुरु बात प्रकाश जरूर जी, कहना चाहूंगा। इस गवर्नर की सेल्फ गुरुप्रकाश रिस्पेक्ट जी, नहीं है, मैंने तो इसके कई गुरुप्रकाश कारनामे जी, देखे हैं। गुरु प्रकाश जी, मैं गवर्नर पर एक चोपड़ा बात जी जरूर सीधे कहना टिप्पणी चाहूंगा, कर रहे हैं अगर गवर्नर के ऊपर। गुरु ये प्रकाश कोई जी, गवर्नर की तरह है तो गुंडों की तरह बात करते हैं। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। पता चल गया कि कौन किस प्रकार से बात करता है, कौन किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा है, ये सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एक संवैधानिक पोजीशन है, और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिस प्रकार डाइल्यूट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, आपने पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को इस देश में संस्थागत कर दिया है। जब आपका मन करता है कांग्रेस पार्टी ने किया है, कर देते हो, संविधान की हत्या करने का आरोप है संघ के ऊपर। टंडन जी आप उनसे बुलवा लीजिए पहले। चोपड़ा जी जवाब दीजिए। अब आप चुप हो गए, अब आप नहीं बोलेंगे, आपने अपनी बात कह ली। नहीं, मैं तो चुप नहीं हुआ। मैंने तो आपको बता दिया है। उससे पहले मैं जरूर एक सबको मालूम है कि जब एसएस धवन गवर्नर थे उनके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, लेकिन उससे पहले वो रिजाइन करके चले गए। बोरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि गवर्नर बोरा जी, जानता है बोरा कि जी, मेरी अहमियत। बोरा जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कम से कम उसकी गरिमा लोगों को रखनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उनके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करना और डेली कन्फ्रंट करना, हम देखते हैं ममता बनर्जी और गवर्नर पटरी नहीं खाती, हो सकता है ना खाए, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उसकी भी तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। मैं इसी बात को कहना चाह रहा था जो आपने कही है। एक चैनल पे भी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना कि गुंडा है, ये है, गलत वो है, गलत है। बिल्कुल मैंने कहा कि इस तरीके के शब्द इन्होंने गलत इस्तेमाल किए। लोगों को तो कम से कम शोभा नहीं देता कि हम लोग ऐसे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल करें। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश का हाल ये हो गया है, और ऐसा नहीं कि खाली बंगाल में, सब जगह
ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एसएस धवन साहब का जमाना और था, बड़े रिस्पेक्टेड थे, उस वक्त सब गवर्नर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, चीफ मिनिस्टर बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। आज तो आप एक आपस में एक छोटी सी बात को लेके, अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ, बड़ा अफसोस होता है कि ये इस तरह की भाषा जो है वो यूज हो रही है। दूसरा मैं एक पॉइंट ये कहना चाह रहा था, आपने शुरू में कहा सही कि सेंटर और स्टेट के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और ये जरूरी नहीं कि वोटिंग का पैटर्न जो लोकसभा के लिए हो वही स्टेट्स के लिए हो। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहां सेंटर में एक सरकार जीती है, एक पॉलिटिकल पार्टी जीती है और देन जब स्टेट के इलेक्शन हुए हैं तो हारे ही हैं। दिल्ली का उदाहरण एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार दिल्ली में हार चुके। बिल्कुल वोरा जी वापस आऊंगा आपके पास। एक बार फिर चलते हैं रंजन भट्टाचार्य जी के पास। रंजन जी, देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि जो चुनाव बंगाल का होने जा रहा है अगले साल, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम के आधार पर चुनाव होगा पश्चिम बंगाल के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव जब होता है एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष, जहां विपक्ष दोनों तरफ में 2 पार्टी होता है तो वोट डिवाइड होता है। हिंदुस्तान में कहाँ किस कास्ट की बेसिस पे पॉलिटिक्स होता है, वोटिंग होता है, उसकी मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं। मगर ये जरूर है कि बंगाल में आप चाहे कितना ही कोशिश कर लीजिए, एक ही बात घुमा फिरा के पूछिए, जवाब एक ही मिलेगा कि वहां पे रूलिंग पार्टी, उसकी कार्यक्रम, उसकी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, लोगों की सेवा में उन्होंने कितना काम किया है। लेकिन रंजन जी एक बात बिल्कुल साफ है रंजन जी कि अगर ये कहीं चलिए डिस्पेंसेशन आपने रखा कि हाँ भाई रूलिंग पार्टी के काम पर चुनाव होगा, मान ली मैंने आपकी बात कि ममता बनर्जी ने इतने सालों में जो काम किया है वो अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगी 2021 में। लेकिन जो ममता के खिलाफ वोट था, जो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को मिलता था, आपको लगता नहीं कि वो जो स्पेस थी ऑपोजिशन की, वो बीजेपी ने कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद से ले लिया? और जिस तरीके की मेहनत बीजेपी कर रही है, साफ है ये चुनाव बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस चुनाव में कहीं नहीं फेमिन है। इसलिए क्योंकि जो हिंदू वोटर है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं कि उसको जितना परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा हो सके बीजेपी कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ में आए, और जो हिंदू वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं वो विरोधियों में दो तरफ भाग हो जाए, लेफ्ट और कांग्रेस। तो इसलिए, मगर ये भी बात सही है, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, जो मुस्लिम वोटर है, वो बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं देगा, नहीं देगा। अब वापस चलता हूं अब धीमान जी के पास, कांग्रेस समर्थक है। धीमान जी, ये बात बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिख रही है और इसको कहने में कोई हर्ज भी नहीं होगा कि जो ऑपोजिशन की स्पेस थी बंगाल में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ले ली है। बीजेपी लगातार प्रोग्राम्स चला रही है, बीजेपी लगातार वहां पर संघर्ष कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर है। तो वो जो एक आप कह सकते हैं डायस्पोरा था विपक्ष का, वो विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। चुनाव बीजेपी जीते या बीजेपी हारे, लेकिन लड़ ममता से बीजेपी रही है बंगाल में। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों गायब है। ये दोनों सवाल आपसे भी है और चोपड़ा जी से भी है। कौन कहता है लेफ्ट और कांग्रेस गायब है? इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं अभी, आप चाहो तो मैं आपको डिटेल दे दूं। आपके स्टेटमेंट में है। एक मिनट चोपड़ा जी, माफी चाहूंगा। हाँ, बोलिए। मैंने आपसे से सवाल पूछा है। आप जो दीवान जी, आप बोलिए। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, आप जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसका उसी से जुड़ाव है। तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कर रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अदानी और अंबानी का। वहां से पैसा उठाती है और वो पैसे के दम पर गरीब राज्यों में जाती है, बंगाल में जाती है, वहां पर गुंडों को हायर करती है, हिंसा करवाती है और अपना शो करवा रही है। असल बात ये है, और यही तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को खतरा है। क्योंकि और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, बंगाल और पंजाब भारत के वो 2 राज्य रहे हैं जिन्होंने बंटवारे का असली दर्द झेला है, और ये 2 राज्य हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कम्युनल राजनीति के हमेशा खिलाफ रहे हैं। यहाँ पर गुरु प्रकाश जी आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर।
धीमान जी ने इन्होंने कहा है कि बंटवारे आप का दंश उद्योगपतियों झेला से है पैसा और ले रहे बंटवारे में जो हैं हिंदू और मुस्लिम बंगाल का के जो अंदर बंटवारा बदमाशों किया को गया हायर था, कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जवाब दीजिए गुरु प्रकाश तुष्टीकरण जी। की राजनीति जो ये दाढ़ी बढ़ा दी गई है, ये जो गुरु मोदी प्रकाश जी जी की जो जवाब दाढ़ी बढ़ दीजिए। रही है, ये अंबानी और अदानी के तेल से बढ़ रही है। धीमान जो दाढ़ी बढ़ रही है, अंबानी और अदानी के तेल से धीमान बढ़ जी रही है। आपने एक आरोप लगाया है, कम से कम गुरु प्रकाश जी को जवाब दे लीजिए। गुरु प्रकाश जी आरोप आपने सुनी लिया, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, ये तेल की बातें, तोते की बातें और निराधार बातें, हवाबाजी से परिपूर्ण बातें हैं। कांग्रेस के जो हमारे मित्र है, कांग्रेस के हमारे मित्र हवाबाजी नहीं, मतलब इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री हवाबाजी करते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री हवाबाजी करते हैं, तोता और मोर की बात करके। अगर मैं वो बात कर रहा हूँ वो हवाबाजी, और भारत के प्रधानमंत्री करे तो अरे घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग। धीमान जी आपने एक आरोप भारत लगाया के है, प्रधानमंत्री बड़ा आरोप तोता लगाया उड़ाए है तो वो कि वाह भाई वाह। बंगाल के सही अंदर तोते की बात बीजेपी करे, बदमाशों को हायर तोते कर की रही बात है करे और तो आप तुष्टीकरण कहते की हो राजनीति कर भारत रही के प्रधानमंत्री की है। निंदा धीमान कर जी रहे हैं। जवाब तो ले लेने दीजिए। अगर आरोप लगाया तो कम से कम आपने आरोप लगाया, सुनने का भी ध्यान रखिए। बोलने दीजिए गुरु प्रकाश जी को। बोलिए प्रकाश जी। वो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोलेंगे हमें पसंद नहीं। अगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, वो नहीं हवाबाज बोलेंगे। कहेंगे तो पसंद नहीं है। वो नहीं बोलेंगे। आपके भारत के प्रधानमंत्री, हमारे हवाबाज प्रधानमंत्री, कह रहे इनकी हैं। पार्टी बोले वो, के भी वो स्टार तोते प्रचारक वाले है, वो नहीं हवाबाज कह रहे बोलेंगे। हैं। धीमान जी एक बार जवाब पूरा हो जान दीजिए, वापस आऊंगा आपके पास। हम गुरु तोता प्रकाश जी उड़ा आप रहे पूरा तो करिए हवाबाज। जवाब। नहीं, अगर धीमान जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपकी बातें पूरी हो गई तो मैं अपनी बातों को रख दूं। आप मुझे परमिशन दे दीजिए सर। बिल्कुल आप बोलिए। जी आप ही का मंच नहीं, है। देखिए ऐसा है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इस देश में आज तक मैक्सिमम टाइम किस दल का शासन रहा है हमें देखना चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को इन लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। जब मन आता है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को गाली देते हैं, अपने सुविधानुसार चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अपने सुविधानुसार सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अपने सुविधानुसार लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप अभी इनके नेता आए थे यहाँ बिहार में, तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। भारत में बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया गया है। धीमान जी हाँ कम या से ना? कम बोल तो लेने दीजिए। वो जवाब दे रहे हैं। अगर आप बोलते ही रहेंगे तो फिर आप बोल लीजिए। आप मुद्दे रुक से जाइए। भटक रहे हैं। आप गुरु अपने प्रकाश जी सवाल अब का आप जवाब एक ही मिनट नहीं रुक दे रहे। जाइए। धीमान जी आपको जो आरोप लगाना है आप आरोप अपना पूरा कर लिए, उसके बाद ही प्रकाश जी बोलेंगे। आप बोलिए। मेरा आरोप और सवाल है जिसका ये जवाब दे दे तो माशाअल्लाह। आप 30 भारत सेकंड में में- अपना आरोप भारत और में अपना सवाल पिछले दोनों पूछ लीजिए। करीबन 8 महीने में जी आरोप जी पिछले 8 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी की दाढ़ी की तरह नीचे जा रही है, पर अदानी अंबानी का जो इजाफा है उनकी संपत्ति में वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं, बस इसका जवाब मैं चाहता हूं। और यही भारत की जनता चाहती है कि दिवाली पर जो उनका दिवाला निकल रहा है उस पर थोड़ा चर्चा हो जाए तो माशाअल्लाह। चलिए आपने पूछ लिया। गुरु प्रकाश जी आप जवाब दीजिए। देखिए अच्छा किया आपने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछा है और मैं पॉइंटेड जवाब इसका देना चाहूंगा। जिस प्रकार ये जो क्राइसिस था, पैंडेमिक था, इसका स्केल और मैग्नीट्यूड बड़ा ही अनिमाजित प्रीएम्प्ट करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पहले लगाया और इस लॉकडाउन का जो अप्रेजल है वो एक्सपर्ट एजेंसीज ने किया है, आईसीएमआर ने किया है। आज रिकवरी रेट में सुधार है, हम पीपी किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्थ डिप्लोमेसी में यूरोप के कई देश, यूएस, ब्राजील ने भी हमसे सहायता मांगी, हम लोगों ने सहायता की। ये तो आपने बात की पैंडेमिक की। अब बात करते हैं देश में राजनीति तुष्टीकरण की। माइनॉरिटी असेसमेंट को इस में इंस्टीट्यूशनलाइज किया कांग्रेस पार्टी ने। तमाम समय पे इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बनाया था 70 साल पहले, पीपल ग्रेट विजन, फोरसाइट एंड एमिनेंस, उन्होंने जिस संविधान को बनाया था उस संविधान की अथॉरिटी का बार बार प्रश्न करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। आपको जब सुविधा होती है आप चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, आपको जब सुविधा होती है आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं। आपको जब सुविधा होती है, टंडन जी देखिए ये उचित नहीं है। एक डिबेट की गरिमा होती है, डिबेट की बिल्कुल आप धीमान जी आप सुन नहीं रहे। जब आप आरोप लगाते हैं तो आप सुनते नहीं हैं। चोपड़ा जी, पहली बार किसी चोपड़ा जी, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। चोपड़ा जी सीधा आरोप आप ही पे है। इतने साल तक तुष्टीकरण की राजनीति जो थी वो आप लोगों ने करी है और आज जब अमित शाह जी बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है। इतने साल तक तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में किसने करी? लेफ्ट में करी और टीएमसी ने करी। राजनीति अदानी अंबानी पर कोई जवाब नहीं दिया। चोपड़ा जी बोलिए। हमारा ये कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं, अंबानी अडानी की तुष्टीकरण। अगर आपने आज की न्यूज देखी होगी तो आपको समझना है कि कैसे सिलचर में
कह रहे हैं पाकिस्तान के नारे हुए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को बिजली अडानी लगातार भेजता रहा, हमारे सोल्जर्स मरते रहे बॉर्डर में, लेकिन अडानी बिजली बेच रहा है पाकिस्तान को। नहीं, इसका जवाब तो देखिए, इसका जवाब जो है वो भारत सरकार से दिया जाए। इसका जवाब देने यहाँ गुरु प्रकाश तुष्टिकरण नहीं बोल कौन रहे कर रहा हैं। है? आपने तुष्टिकरण किया कि नहीं किया, सीधी सीधी बात बताइए चोपड़ा जी। आप ये तुष्टिकरण सीधा आरोप की आप पे राजनीति- लगता है कि इतने साल तक मुस्लिम अपीसमेंट का काम आप लोगों ने किया और आज हमने जब तो बीजेपी तुष्टिकरण प्रचार नहीं करती किया। है तो आप आरोप उन हमने पे तो लगाते हैं कि वो जनता को पोलराइज कर रही जमीन है। दी जिसके पास जमीन नहीं थी, हमने शिक्षा दी, हमने शिक्षा दी, हमने विकास किया और हमने वो सांप्रदायिकता हटाई। जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली में भी हो रहा था तो ज्योति बसु नीचे आके बंगाल में हमने एक आदमी मरने नहीं दिया। ये किया है, ये किया है आपने। चलिए बीएल वोरा जी, अब तुष्टिकरण की राजनीति से क्या नैया पार होगी? क्या अब यही राजनीति रह गई है? दोनों लोग अपनी अपनी तुष्टिकरण करेंगे और ऐसे स्टेट का क्या होगा, ये आप बताइए। ये अल्टीमेटली हर पार्टी का नुकसान होता है। लेफ्ट ने कितना तुष्टिकरण किया, अभी जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे माननीय सदस्य जो पैनल में हैं, और क्या हुआ अल्टीमेटली? वेस्ट बंगाल से इनको उखाड़ के फेंक दिया गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां से चली गई, इनका नुकसान हुआ, त्रिपुरा में नुकसान हुआ। तो ये अल्टीमेटली इससे कुछ फायदा नहीं होता, शॉर्ट टर्म फायदा जरूर होता है। शॉर्ट टर्म फायदा है, लंबा नुकसान है। भट्टाचार्य जी, रंजन भट्टाचार्य जी, तुष्टिकरण का जो बाढ़ आज चला है वो 21 में बंगाल में कहां लगेगा आपको लगता है जाकर? तुष्टिकरण से एकदम भोरा जी सही बात बोले हैं। 70 साल में 50 साल कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने जो राज चलाया था और चलाया हिंदुस्तान में, उसका और एक सबसे बड़ी कारण ये था कि जो सरकार नीति निर्धारित करते हैं, जो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, सारे प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सारे बात जो जनता के लिए होना चाहिए वो होता नहीं हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, हमेशा सफर। जनता को करना चलता है। क्लोजिंग कमेंट धीरे मुझको जल्दी से लेना है धीमान जी से और फिर गुरु प्रकाश जी से भी। धीमान जी, कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की बात ही करेगी, लेकिन सारा आरोप कांग्रेस और लेफ्ट पे ही लगता है तुष्टिकरण वाला। धीमान जी, देखिए, इसकी जड़ें 1948 में है। जी जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। शॉर्ट में दिया, सिर्फ 30 सेकंड जड़ें आपके पास, बोलिए। 1948 में है, जब महात्मा गांधी की हत्या जब महात्मा गांधी की हत्या भारत के पहले आतंकवादी आरएसएस के गोडसे ने कर दी थी। यही बोल के की थी कि गांधी जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, वो तुष्टिकरण नहीं, वो मानवीयता की राजनीति करते हैं कि जो भी धर्म कमजोर है, जो भी जाति कमजोर है, उसे थोड़ा ज्यादा तवज्जो दी जाए। और अगर ये गुनाह है तो हम ये गुनाह करने के लिए बिल्कुल बेबस हैं और ये हम करते रहेंगे कि देश के गरीब गुरबाज दलित। आपसे भी छोटा सा कमेंट गुरु प्रकाश जी। अमित शाह जी ने बोला तो तुष्टिकरण का आरोप तो लगाया टीएमसी पर, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो पोलराइजेशन के बयान बीजेपी यूनिट बंगाल की देती है वो कहां तक जायज है? देखिए, बीजेपी यूनिट बंगाल के कुछ लोगों ने कहा होगा, लेकिन जो पार्टी की नहीं सर, देखिए, कहा होगा तो कहा होगा, यहां मामला बिगड़ जाता है। ये बात कहिए कि हाँ उन्होंने या तो गलत कहा, या आप कहिए कि हाँ भाई वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, वो स्टेट का मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए, मैं टॉप लीडरशिप के बयान पे जाता हूँ। पार्टी के टॉप लीडरशिप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बयानों पे मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब हम ऐसा कहते हैं तो हम ना धर्म के नाम पे भेद में विश्वास रखते हैं, ना जाति के नाम पे भेद में विश्वास रखते हैं। और जो कांग्रेस के मेरे साथी फिर कह रहे हैं, उनका आधार तो है, नेतृत्व तो है नहीं, एक परिवार पर निर्भर है वो लोग पार्टी। बिहार में उनका जनाधार लगातार गिर रहा है और इस बार भी आप लोग 10 तारीख को देखेंगे किस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आपने कहा बिहार की बात करी, जी हाँ, बंगाल में एक तरफ रण जो है वो रण चालू है, लेकिन हाँ, बिहार का जो इलेक्शन रिजल्ट होगा 10 तारीख को सबसे तेज, सबसे सटीक, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर एक बड़ा इंप्लीकेशन होगा उस रिजल्ट्स का बंगाल और असम के चुनाव पर भी, क्योंकि हवा जब चलती है, एक